हेलो एवरीवन, मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सो बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं अपने हिंदू पेपर एनालिसिस की ओर। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस न्यूज़पेपर में और उसके बाद हम लोग उसे एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है 15 मार्च का न्यूज़पेपर और हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें जल्दी जल्दी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहला 2 पेज तो एडवर्टाइजमेंट है, तीसरा पेज तो फ्रंट पेज पे देखते हैं। एक चाइना बैक कर रहा है पाकिस्तान के कॉल को, ये एक्सपेक्टेड न्यूज़ था कि ये आज होना ही। रिटेल इन्फ्लेशन क्लाइम कर गया, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमी के नजरिए से। कोविड का क्या 12 से 14 ईयर ग्रुप को पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस फंड्स से रिलेटेड एक न्यूज़ है, ये यूक्रेन रशिया रिज्यूम कर रहा है टॉक को। तो फर्स्ट पेज पे यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलते हैं सेकंड पेज पे जल्दी जल्दी। सेकंड पेज पे कोई न्यूज़ नहीं है इंपॉर्टेंट। थर्ड पेज पे कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फोर्थ पेज पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फिफ्थ पेज पर भी कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आते हैं सीधा एडिटोरियल पे। एक एडिटोरियल है ये, फ्रैगमेंटिंग द वर्ल्ड ऑर्डर अनटाइड नेशंस। ये एक सिंपल एडिटोरियल है। इसको इसमें 3-4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है वेरियस एग्जांपल से, तो हम देखेंगे इसमें क्या किया गया है। उसके बाद एक है ये न्यू डील, ये ईरान डील को लेकर के है। ओके, और एक है वर्ल्ड कोल्ड फैक्ट एंड व्हाट इंडिया नीड्स टू ग्लीन। ठीक है, ये सिक्योरिटी इश्यूज के लिए एक अच्छा आर्टिकल है। इस पे हम लोग विचार करेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या और कैसे कैसे इसमें ऑथर ने बिल्ड किया अपने आर्ग्यूमेंट्स को और उन्होंने क्या सपोर्ट किया, किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट किया। पेज नंबर 7 असेंबली पोल से इरेलेवेंट एग्जाम के लिए, पेज नंबर 8 भी इरेलेवेंट है। पेज नंबर 9 पे कुछ न्यूज हो सकती है, वही न्यूज है, चाइना बैक्स पाकिस्तान कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन डिसीजन। एक्सपेक्टेड न्यूज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। आगे देखते हैं गवर्नमेंट सिक्स लॉज ऑन राइट ऑफ फॉरेनर, देखेंगे क्या लॉ के बारे में गवर्नमेंट बात करी। 32 न्यू रोड्स अलोंग चाइना बॉर्डर क्या है, कैसे ये न्यूज़ क्या अनफोल्ड हो रही है देखेंगे हम लोग। और 19,000 करोड़ एफॉरेस्टेशन प्लान लॉन्च। एक प्लान लॉन्च हुआ है, देखते हैं क्या है ये, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेंशन शुड नॉट बी जस्ट डेटा ओरिएंटेड। ठीक है, हाउस कमेटी ने ऐसा कहा है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पेज नंबर 10 पे एक न्यूज़ है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो डिक्लाइंस बाई 10 पॉइंट्स। रजिस्ट्रार जनरल, ये सोसाइटी सेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और गवर्नेंस सेक्शन से, सोशल जस्टिस वाले सेक्शन है पेपर टू का, और सोसाइटी सेक्शन जो पेपर 1 का, वो दोनों GS1 और GS2, मतलब पेपर 1 मतलब GS1 और पेपर 2 मतलब GS2 का जो है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये पोर्ट का नाम है मुंद्रा पोर्ट। इस पोर्ट को सिर्फ देख लेना है मैप पे कहाँ गुजरात में है। ठीक है, तो इसको देख लेना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईरान फॉरेन मिनिस्टर गए हैं मॉस्को बात करने के लिए, वही जो एडिटोरियल आया था उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, न्यूज़ तो अगर एडिटोरियल पढ़ लिया तो इस न्यूज़ को ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये न्यूज़ अभी अनफोल्ड करेगा कुछ दिन, क्या डेवलपमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। पेज नंबर 12 बिजनेस पे 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, ये सब है। ठीक है, उसके बाद एक है इंडिया रेडी टू रिलीज मोर ऑयल रिजर्व्स। ये देखेंगे क्या कहना चाहते हैं ये, कहाँ से हमारे, क्या हमारे पास ऑयल रिजर्व्स है, अगर है तो हम लोग बाहर से क्यों मंगवाते हैं, और ये सब चीज़ हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। स्पोर्ट्स पे इस पर कोई ज़्यादा रेलेवेंस का न्यूज़ है नहीं एग्जाम को लेकर के, सीधा आते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे। तो इसमें एक है ये सर्ज इन ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस, क्यों ये बढ़ रहा है, क्योंकि अभी $100 पर बैरल से ऊपर चला गया था। ये समझने वाली बात है, हम लोग इसको देखेंगे समझेंगे क्या है, कैसे क्या वॉर का क्या चैलेंजेस आया इस पर। ठीक है, और उसके बाद एक ये है क्लोजर लुक टू मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनली एक वर्ड है सेंसिटाइजेशन, ये आप लोग अपने स्टैटिक्स में तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन है यहाँ, इसे मैं अलग से डील नहीं करूंगा, बस मैं डेफिनेशन ये जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सेंसिटाइजेशन रेफर्स टू लोअर कास्ट अडॉप्शन ऑफ, लेट मी जूम इन। Sensitization refers to lower caste adoption of practices and rights of locally dominant caste in particular region, which include Brahmin and non-Brahmin caste, which are politically powerful, socially, economically influential, and ritually higher in lower caste hierarchy. Okay, so it is type of copying what the socially powerful, economically powerful, and politically powerful people did in their society at that time. So it is known as sensitization, right? So with this we end the आइडेंटिफिकेशन एंड वी मूव ऑन टू एनालिसिस। थैंक यू। सो हम सीधा अपने पहले न्यूज़ पे आते हैं। कोविड जैब 12 से 14 साल के ग्रुप में मिलने वाला है कल से। ठीक है, और वैक्सीन का नाम है कॉर्बेवैक्स। ठीक है, प्रिकॉशनरी डोज 60 से अबव को भी मिलेगा। ठीक है, तो दो जानने वाली बात क्या है, 12 से 14 एज ग्रुप को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा है 60 प्लस एज ग्रुप को क्या मिलेगा, प्रिकॉशनरी डोज मिलेगा। ठीक है, बस इसमें ये जानने वाला है, डोज मिलेगा। एक जो इसमें बातें उठ के आ रही है सामने, क्या ये रिक्वायर नेसेसरी है कि लगे, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट ने ये बोला कि 12 से 14 एज ग्रुप को लगाएंगे तो डाइवर्जेंट व्यूज इसमें दिखने लगे। एक व्यूज फेवर में है और दूसरा एंटी में है। ठीक है, डाइकोटोमी हमेशा नजर आती है, फेवर वाले बोल रहे हैं जैसे इट इज करेक्ट, और एंटी वाले बोल रहे हैं कि दो कारण बता रहे हैं कि चिल्ड्रेन में क्या हुआ है कि हाई इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड देखा गया है। ठीक है, और इसके बारे में हमने संडे को साइंस एंड टेक का जो एडिशन था उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में दिया है, आई बटन आ रहा होगा भी यहीं कहीं, उस पर आप क्लिक करें और देखें कि कैसे ये हाई इम्यूनिटी है। दूसरा है कि व्हाट इज हिज नेम, द ओमिक्रॉन। ओके, व्हाट हैज इट डन, इसने क्या किया, इसने हायर इम्यूनिटी प्लस लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी हमें ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अगेंस्ट सच थिंग्स। ओके, तो इस न्यूज़ में इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एनालाइज करने के लिए। उसका जाते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन क्लाइम्स टू 6.07। इन्फ्लेशन आपको पता है इसका मतलब होता है महंगाई, और रिटेल में इन्फ्लेशन मतलब खुदरा। ठीक है, तो रिटेल इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन क्लाइम किया है, ठीक है। कारण बहुत से हैं, एक कारण है वॉर, ठीक है, क्योंकि फूड आइटम्स महंगा हो गया है। फूड और फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिटेल इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो ये दोनों ही महंगा हुआ है, इसके कारण क्या हुआ, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया है। मेजर कैसे करती हैं इसको, ऑब्वियसली सीपीआई से करेंगे, आपको पता ही है, होलसेल लेवल पे और रिटेल लेवल पे, होलसेल पे और रिटेल लेवल पे, ठीक है। होलसेल लेवल पे क्या करते हैं, डब्ल्यूपीआई से मेजर करते हैं, रिटेल लेवल पे सीपीआई से मेजर करते हैं। आप कमेंट में हमें लिख के बताएं कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में अंतर क्या होता है, कि कौन इसे निकालता है और किस ऑफिस और कितने समय का डिले में निकाला जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देयर वाज अ डाइवर्जेंस इन रूरल एंड अर्बन इंडिया, ठीक है। अर्बन इंडिया में जो है फूड इन्फ्लेशन थोड़ा मॉडरेट था रूरल इंडिया के कंपेरिजन, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन ज़्यादा कहाँ है, रिटेल इन्फ्लेशन ज़्यादा हमको दिख रहा है कहाँ, रूरल इंडिया में, रूरल इंडिया में, ठीक है। और वाई, ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। फूड के महंगाई के जो कारण ये हो रहा है, और ये गर्मी में फिर महंगा होने के आसार है। और कम कहाँ दिख रहा है हमें, अर्बन में, ठीक है। अर्बन में क्योंकि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होती हैं तो उसे पहुंचाना ईजी होता है, ठीक है, लिंकेजेस भी बेहतर होते हैं। फिर माइक्रो फाइनेंस कैन फिक्स इंटरेस्ट। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा और फाइनेंस मतलब क्रेडिटिंग, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, छोटे व्यापारियों को या छोटे ऐसे ऐसे हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड कराना चीप लोन्स, या फिर कोलेटरल फ्री, जो कि कोलेटरल देने में सक्षम है नहीं है, ठीक है। कोलेटरल मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रख सकते हैं वो, तो फिर उनको कौन पैसा देगा, कौन लोन देगा, तो माइक्रो फाइनेंस फर्म का काम है। देखो इसमें दो चीजें हुई हैं। अब आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने कहा है कि आप एमएफ जो है क्या कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस एमएफआई क्या कर सकते हैं, ये कैन सेट अप देयर इंटरेस्ट रेट, ओके। देखो यहाँ कैन फिक्स इंटरेस्ट रेट, बट इट इज सब्जेक्ट टू लुक हियर इट इज रिटन यूज सीरियस, यूज सूरियस, ठीक है। सब्जेक्ट टू एम्बिग्यूटीज, मतलब इट शुड नॉट बी, इट इज सब्जेक्ट टू लाइक बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ मार्केट रिस्क चल रहा है, छोटा मोटा जिससे कि ये सहूलियत हो लोगों को भी और आपको भी, ठीक है। तो इस तरह का मिडिल पाथ की बात करें, ठीक है। आरबीआई ने क्या कहा है कि थोड़ा सा डेफिनेशन भी एक, ठीक है, रिवाइज द गाइडलाइन दैट विल टेक इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल, तो अप्रैल 1 से ये गाइडलाइन चलेगी। और डेफिनेशन भी एमएफआई का चेंज, एमएफआई डेफिनेशन हाउस हु कैन टेक लोन्स फ्रॉम एमएफआई, ठीक है। एमएफआई से जो लोन लेते थे उसका डेफिनेशन भी चेंज कर दिया। पहले क्या डेफिनेशन था, इनिशियली डेफिनेशन था बहुत सिंपल, कि जिसका 1.5 लाख पर ईयर से कम इनकम होगा, ठीक है, इनकम जिसका कम होगा वो था, ठीक है। देखो यहाँ लिखा होगा, सॉरी 1.2 लाख, नॉट 1.5 लाख, 1.2 लाख, ओके। अर्लियर द अपर लिमिट्स वर 1.2 लाख फॉर रूरल बोरोवर्स एंड 2 लाख फॉर अर्बन बोरोवर्स। वेट, यस इट इज करेक्ट, ठीक है। 1.2 लाख किसके लिए था, रूरल, और 2 लाख किसके लिए था, अर्बन, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, अब इसे थ्रेशोल्ड को बढ़ा के 3 लाख कर दिया है। नाउ इट इज 3 लाख पर ईयर से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मिल जाएगा। और इसका फायदा क्या होगा, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 2 फायदे होंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, इस मूव का बेनिफिट 2 होगा। देखो एक तो होगा ये होगा रिवीजन इनकम 3 लाख विल एक्सपैंड द मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, एक्सपैंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और दूसरा होगा इंटरेस्ट रेट कैप रिमूवल विल प्रमोट रिस्क बेस्ड अंडरराइटिंग, ठीक है। तो जैसे ही मेरा इंटरेस्ट रेट का कैप हट गया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कैप रिमूव्ड, ओके, तो इट वुड लीड टू व्हाट, रिस्क वेटेड और रिस्क बेस्ड अंडरराइटिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो जो भी लोन्स का अंडरराइटिंग होगा वो किसके होगा, अब रिस्क के एनालिसिस के आधार होगा, रिस्क पे बेस्ड होगा। जो ज्यादा रिस्की होगा उसका अंडरराइटिंग दूसरे तरीके से होगा, जो कम रिस्की होगा उसका अंडरराइटिंग दूसरे तरीके से होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मान लो कोई लोन लग रहा है एमएफआई को कि ये रिकवर नहीं हो पाएगा, तो उसका फिर राइटिंग उसके रिस्क के आधार पे कर पाएंगे हम लोग। पहले क्या था कि हो जाता था, कोई होता था कोई नहीं होता था, पता नहीं चलता था कि कौन सा लोन सही और कौन सा सही नहीं गया। लेकिन अब क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगा हुआ है तो उसके चलते रिस्क के आधार पर लोग क्लासिफाई कर सकते हैं लोन्स को, ठीक है। तो यही है पूरा स्मार्ट की एक चीज और है कि ये जो रिवाइज नॉर्म्स के हिसाब से रेगुलेटेड एंटिटी शुड पुट इन प्लेस अ बोर्ड अप्रूव पॉलिसी रिगार्डिंग प्राइसिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग रूल, ठीक है। और सीलिंग और इंटरेस्ट रेट ये सब बताना पड़ेगा बोर्ड से अप्रूव करा करके इन लोगों को कि क्या है, क्या नीति है, ठीक है। यूक्रेन रशिया टूरिज्म टॉक्स ऑब्वियसली 3 वीक्स के आसपास होने जा रहा है लड़ाई को, युद्ध को। तो अब अगर रिज्यूम नहीं करेगा टॉक्स, पूरा वर्ल्ड पे खतरा है इस बात का, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी पे खतरा है, स्टेलमेट की तरफ चला जाएगा तो और भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सीधा चलते एडिटोरियल पे, अच्छा, फ्रेगमेंटिंग द वर्ल्ड ऑर्डर यूनाइटेड नेशंस। देखो इस वॉर ने, रशिया यूक्रेन वॉर ने एक चीज तो सिखाई दिया है हमें कि यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ऑर्डर हमारे विश पे डिपेंड करता है कि यूनाइटेड नेशन फंक्शन करेगा तब जब पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ आकर के उसे फंक्शन करने का मौका देगी, ठीक है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन हम लोग से ही बना है, हम पूरे विश्व की कम्युनिटी से बना है, ठीक है। अगर हम ही लोग आपस में लड़ेंगे तो यूनाइटेड नेशन की कोई भी बॉडी रहेगी, कितनी पावरफुल रहेगी, वो इनइफेक्टिव ही हो जाएगी, क्योंकि वो बॉडी भी तो हम ही बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फिर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, डाइकोटोमी क्रिएट होगी, ठीक है, बेस्ड ऑन ईच अदर, बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट
और उसके चलते क्या होगा, उसके चलते फिर वो भी इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगा। तो ये कहना कि यूनाइटेड नेशंस फेल हो गई, ये गलत है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, यूनाइटेड नेशन फेल पूरी ह्यूमैनिटी के कारण अभी हो रहा है, ठीक है। ये और ये ऐसा ऑथर ने नहीं कहा, ये मेरा मानना है। और वर्ल्ड ऑर्डर तो फेल हो ही रहा है। अब देखते हैं ऑथर का क्या क्या कहना है। देखो, इनका कहना है यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल कोई काम के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि रशिया सिक्योरिटी काउंसिल में ऑलरेडी जो वीटो कर देगा, और यूएन कुछ कर ही नहीं पा रहा है इस मामले में, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, ग्लोबल ऑर्डर जो है ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। विद न्यूक्लियर सेफगार्ड अब हो क्या रहा है, जैसे कंट्रीज लाइक लीबिया, ठीक है, और अपना ये यूक्रेन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना न्यूक्लियर आर्म्स को डिसआर्मामेंट कर दिया, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर आर्म के डिसआर्मामेंट को बढ़ावा दिया, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, आज की डेट में इनके पास न्यूक्लियर आर्म्स है नहीं, तो वो डेटरेंट का काम नहीं कर रहा, और दूसरे को भी आकर के इसको न्यूक्लियर की धमकियां दे रहा है, न्यूक्लियर का डेटरेंस दे रहा है। वहीं कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, ओके, इनके साथ क्या है, इनके साथ है कि ये इनमें कोई डर ही नहीं है इस बात का, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूक्लियर रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। और इसके साथ एक चीज और सीखने वाला है कि जापान, साउथ कोरिया, ये सब जो कंट्रीज इन्होंने जो टोटली डिपेंडेंट है वेस्ट पे, इनकी प्रोटेक्शन करेगी। अब ये यूक्रेन एपिसोड ये बता रहा है कि हो सकता है, संभव है कि वेस्ट अपने इंटरेस्ट के तहत इनकी प्रोटेक्शन शायद नहीं भी करे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्शन, देखो शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक एक्शन उतने पावरफुल नहीं होते जितने लॉन्ग टर्म में होते हैं, ठीक है। तो अब शॉर्ट टर्म में अभी 3 हफ्ता हुआ है वॉर का, तो ये बहुत मुश्किल है। और इकोनॉमिक एक्शन का तुरंत एकदम इफेक्ट दिखाना। और दूसरी बात है कि अब इकोनॉमिक एक्शन पूरे वर्ल्ड वर्सेस एक होगा तो फायदा होगा, ठीक है। अब अभी क्या हो रहा है, अभी का सिचुएशन क्या है, सम ट्राइज टू पुट इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन से रशिया, सम आर नॉट शोइंग एनी इकोनॉमिक सैंक्शंस टू रशिया। तो इसके कारण क्या होता है, रशिया के पास हमेशा एक ऑप्शन खुला रहेगा दूसरे के साथ उस इकोनॉमिक लॉस को दूसरे करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग आइसोलेशन बाय कल्चरल आइसोलेशन की भी कोशिश की जा रही है रशिया की। अब ये एक प्रॉब्लमैटिक इशू है, जब भी आप किसी का कल्चरल आइसोलेशन करेंगे, कल्चरल दमन करेंगे, तो वो और ज्यादा बढ़ के आएगा आप पे अटैक करने के लिए, क्योंकि कल्चर इनग्रेन्ड होता है ह्यूमन माइंड में सबकॉन्शियसली, वो बचपन से वो चीज सीखता है। और आप अगर आप उस कल्चर को आइसोलेट करेंगे तो आप एक्चुअली एक पॉपुलेशन के साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के हर आदमी ने तो आपके साथ गलत नहीं किया है, हो सकता है उसके लीडर ने गलत किया, जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि रशियन पॉपुलेशन को जो है आउट करने की कोशिश की जा रही है। बट क्वेश्चन फिर वही है, क्या रशियन पॉपुलेशन ने अटैक किया? नहीं, रशियन आर्मी ने अटैक किया। किसके कहने पर अटैक किया? द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, दैट इज द प्रेसिडेंट पुतिन के कहने पर अटैक किया। तो क्या पुतिन को आइसोलेट करना सही है, प्रेसिडेंट पुतिन को आइसोलेट करना सही है, या फिर पूरे रशियन पॉपुलेशन को आइसोलेट करना चाहिए? तो यहाँ पे कल्चरल ब्रेकडाउन भी दिखा रहा है, इकोनॉमिक एक्शंस दिखा रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर ब्रेकडाउन, आइसोलेशन ऑफ कल्चर दिखा रहा है, कल्चरल ब्रेकडाउन, विदर ऑफ न्यूक्लियर सेफगार्ड दिखा रहा है कि न्यूक्लियर अगर आपके पास नहीं है तो आज के डेट में आप कमजोर है। सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन की इनफेक्टिवनेस के बारे में ये चर्चा करता है। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, आप इसे पढ़ें, पढ़ के आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। और अब नई दिल्ली को क्या करना चाहिए, न्यू दिल्ली को सोचना है क्या एब्सटेन होना ही एक सोल्यूशन है, या फिर आज हम खड़े होंगे यूक्रेन के साथ, या फिर सही चीज के साथ, तो कल वो हमें ही फायदा करेगा, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। बट स्टिल इट डिपेंड्स, it is a very independent choice of the author to express a view, and I totally respect her view, but I don't see eye to eye with this view. There are other factors also that और भी फैक्टर्स हैं जो कि हमारे व्यू को, हमारे स्टांस को जस्टिफाई करते हैं। और इंडिया जो एब्सटेन कर रहा है मेरी नज़र से वो बहुत हद तक सही है। 100% तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मोरालिटी का फैक्टर हमेशा रहता ही है, लेकिन प्रैक्टिकली वो एक सही फैक्टर। और यही इसी बात को समझाने के लिए इसके जस्ट एक ऑपोजिट आर्टिकल आया है, द व्हाट्स कोल्ड फैक्ट एंड व्हाट इंडिया नीड्स टू बिलीव, ठीक है। ये एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर वीएम ने लिखा है, और ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है। इसमें बहुत कुछ समझाया गया। हार्ड पावर डिक्टेट्स टर्म्स इन जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स में हार्ड पावर ही अपने, हार्ड पावर मतलब वन हु हैज सुपीरियर मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ठीक है, वही अपने टर्म्स को डिक्टेट करते, कहा जाता है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। सिमिलरली द हार्ड पावर डिक्टेट्स टर्म्स इन जियोपॉलिटिक्स। और इसीलिए इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को अपना आत्मनिर्भर भारत का स्कीम है, खासकर डिफेंस सेक्टर में उसे और पुश करना चाहिए आगे। खास और इन ऑथर का मानना है कि उसे मिशन मोड पर हमें पुश करना चाहिए, सो दैट भविष्य में हमारी डिपेंडेंस किसी भी पर्टिकुलर कंट्री पे या ग्रुप ऑफ कंट्रीज पे या फिर किसी ब्लॉक पे, आइदर रशियन ब्लॉक और द वेस्टर्न ब्लॉक, इस पे ना हो, ठीक है। तो इससे हमें हमारा सॉवरेनिटी प्राप्त होगा किस क्षेत्र में, आर्म्स के क्षेत्र, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। जिस तरह हमने ग्रीन रेवोल्यूशन करके फूड में सॉवरेनिटी प्रोड्यूस किया, अचीव की, उसी तरह हमें इसमें भी करना चाहिए। आत्मनिर्भर सच में मेरे नजरिए में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसके इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनने में, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। अब पढ़ते हैं, एक बहुत अच्छा इन्होंने लाइन लिखा है, इन द रियल वर्ल्ड पावर टॉक्स। सच बात है, एक्चुअल दुनिया में पावर ही बोलता है, ठीक है। और ग्रीक हिस्टोरियन ने कहा, राइट एज द वर्ल्ड गोज इन द इज ओनली इन क्वेश्चन बिटवीन इक्वल्स इन पावर। जब तक वर्ल्ड आगे बढ़ता जाएगा, संघर्ष किसके बीच में होगा, इक्वल्स के बीच में होगा, अनइक्वल्स के बीच में संघर्ष कभी नहीं होता है। रशिया ऑब्वियसली यूक्रेन पे भारी पड़ेगा, इतना बड़ा मिलिट्री माइक लेके घुसा है अंदर, ठीक है। अब रशिया यूएस का बात रहता तो फिर वो इक्वल्स की बात हो जाती, ठीक है। तो वहां पे फिर जो है संघर्ष होता है, संघर्ष विराम भी होता है। यहाँ संघर्ष विराम क्यों इतने दिनों तक नहीं हुआ, क्योंकि रशिया एक बहुत पावरफुल स्टेट है और यूक्रेन उसके सामने कमजोर है। तो कमजोर को मारा ही जाता है, रियल वर्ल्ड में मारता है
इथिकली ये गलत है, आई अंडरस्टैंड, बट रियलिटी इथिक्स से बहुत हद तक डिफरेंट होती है, ठीक है। और हम इसे आगे पढ़ते हैं, व्हाइल द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन, स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो सब करते हैं जो वो कर सकते हैं, और वीक जो होते हैं वो सब कुछ सफर करते हैं जो उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट, बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे याद रखें, अपने पावर में वृद्धि करें, पढ़ाई लिखाई करेंगे आप जैसे ही तो आपकी पावर में वृद्धि होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी चीज़ों के प्रति, और अंडरस्टैंडिंग ही पावर का बुनियाद होती है, ठीक है। पावर का मिसयूज कभी नहीं करना चाहिए, पर यहाँ ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं बोला गया, किसी धर्म में नहीं बोला गया, किसी भी जगह इस बात का जिक्र नहीं किया पावरफुल ना हो। आप मेंटली पावरफुल हो, आप फिजिकली पावरफुल रहें, है ना, आप एजुकेशनली पावरफुल रहें, आप मॉनेटरी वैल्यूज में पावर बनाएं अपनी, और उसका सदुपयोग करें, तो वो ही मानवता का काम है। इसके अलावा मानवता का कोई काम नहीं होता है। एक मानव को दूसरे मानव की, और मानवता का मतलब सिर्फ मानवता नहीं होता, मानवता का मतलब पूरे विश्व की भलाई, हमारे की पूरे विश्व की भलाई हमारी भलाई में, मैं उल्टा बोल दिया मैंने, हमारी भलाई पूरे विश्व की भलाई में निहित हो, यही हमारा एम होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, व्लादिमीर पुतिन जो है कह रहे हैं कि अगर रशिया के सारे डिमांड को मीट नहीं किया गया और जो है यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, और ये दो फंडामेंटल डिडक्शन की तरफ हमें बढ़ाता है। मतलब इससे हम लोग दो फंडामेंटली दो चीज डिडक्ट कर सकते हैं। क्या है? पहला बात, यूक्रेन अलोन है, और ये सच्चाई है, लड़ाई अपने बल पे हमेशा ली जाती है, कभी दूसरे के ताकत पर लड़ाई नहीं ली जाती थी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल मीर जाफर, ठीक है, और सॉरी मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला, ओके, प्लस शाह आलम टू वर्सेस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस इज व्हाट? बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, 1764। इसमें क्या हुआ था? ये तीनों आपस में एक दूसरे के भरोसे ईआईसी पे लड़ने गए थे। ईआईसी जीतेगी, ईआईसी अपने भरोसे खेल रही थी, और ये तीनों एक दूसरे के भरोसे खेल रहे थे, ठीक है। तो यूक्रेन अभी अलोन है, नाटो और यूएस और ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, कोई भी इनके लिए अपनी आर्मी नहीं उतारेगा। बहुत से बहुत इन्हें सप्लाई किया जाएगा आर्म्स, वो भी फ्री का नहीं किया जाएगा, उसके लिए भी पैसे लिए जाएंगे, ठीक है। और एरोप्लेन तो खैर देने से ऐसे ही पोलैंड मना कर दिया है। तो ये बात समझने वाली कि यूक्रेन अपनी लड़ाई में अलोन है, और यूक्रेन को क्या, जो भी बर्न है रशिया का मिलिट्री माइट का, वो कौन झेलेगा? यूक्रेन ही तो झेलेगा, थोड़ी ना यूएस और यूके और फ्रांस और जर्मनी और कोई भी ऐसा पार्टी होता तो नहीं चलेगा। जो मिन्स्क अकॉर्ड में थे वो भी नहीं झेलेंगे। झेलेगा कौन? रशिया मारेगा, और यूक्रेन मार खा रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल वॉरफेयर शायद जो भी हो, पर ऑन ग्राउंड तो ये बात तुम्हें पता है कि बूट्स रशिया का ही है वहाँ पे, और यूक्रेन के हैं, तो यही दोनों आपस में एक दूसरे को झेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, यूक्रेन अलोन हु आर फेसिंग द बर्न ऑफ रशियन मिलिट्री माइट, ठीक है। उसके अलावा ये बात सिर्फ जापान, साउथ कोरिया और ताइवान को भी ये बात सीखनी चाहिए कि आज अगर यूक्रेन के साथ ऐसा हो सकता है तो कल इनके साथ भी हो सकता है, ठीक है। इंडिया का पैरेलल देखते हैं, इंडिया के साथ ये चीज पहले हो चुका है। 1962 इंडिया चाइना वॉर में मॉस्को के पास भारत के लिए कोई समय नहीं था, ठीक है, और इनफैक्ट वो तो बीजिंग की तरफ साइड से बोल रहा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद अमेरिका ने हमें क्या किया? मॉरल और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। मॉरल ज्ञान बहुत दिया लोगों ने, ठीक है, नीति की बातें सबने हमें बताई, और लॉजिस्टिक की भी सपोर्ट दे दिया, ठीक है, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट किसी ने नहीं दिया। इसीलिए हमने क्या किया? हमने इसे सीख लिया, और 1965 वॉर जब हमारे हुआ तब तक हमने अपनी मिलिट्री को रिन्यू कर लिया था, तो उसमें हमने पाकिस्तान को पीटा। फिर 1971 वॉर में तो क्लाइमैक्स ही पहुंच गया था, अब तो हम लोग नया कंट्री बना रहे थे। 1974 में हमने लाफिंग बुद्धा एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में केपेबल बनाया, और 1998 में हमने मुखर होकर पूरे वर्ल्ड को बताया कि हम न्यूक्लियर पावर है और हमें अब छेड़ने की कोशिश भी नहीं करें, ठीक है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। हमने सीखा 1962 वॉर से कि दोस्त, इन दिस वर्ल्ड देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी, देयर इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और इस सीख के साथ हमने अपने मिलिट्री माइट बढ़ाया, हमने अपने डिप्लोमेसी पे भी काम किया, और आज की डेट में हम दोनों पक्ष में बहुत अच्छे हैं, और हमारी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी होती जा रही है समय के साथ, ठीक है। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती, लेकिन इकोनॉमी वर्ल्ड में एक बहुत पावरफुल इकोनॉमिक स्टेट के रूप में भी हम लोग उभरे हैं ओवर द लास्ट 2 और 3 डिकेड्स, ठीक है। अब देखते हैं, अब हो क्या रहा है कि अब भारत जो है एक न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर केपेबल नेशन है, और हमारे दोनों तरफ चाइना और पाकिस्तान दोनों भी न्यूक्लियर केपेबल नेशन है, ठीक है। और इसीलिए हमारे न्यूक्लियर डिटरेंट जो है हमेशा वर्क करता है। न्यूक्लियर कोई यूज करने की चीज नहीं है, न्यूक्लियर एक डिटरेंट है, ये धमकाने की चीज है। हम धमकी देते हैं न्यूक्लियर के थ्रू अगल बगल को कि अगर तुमने हम पे किया तो हम न्यूक्लियर करेंगे, न्यूक्लियर का यूज करेंगे, ठीक है। और इंडिया भी ऐसे भी पॉलिसी रखा है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, हाँ, पर नो सेकंड यूज पॉलिसी नहीं है हमारी। अगर हम पे न्यूक्लियर हमला होगा तो हम जवाब देंगे, ठीक है, यही सब इसमें लिखा हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? न्यूक्लियर तो हमने बना लिया जब से, तब से हम लगाड़ में चले गए, ठीक है। और हमने जो है इंडिजिनियस कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स होती है, जो डिफेंस सेक्टर में जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए वो हमने नहीं बनाया, और वो हमारी एक चूक रह गई जिसे हमने सही करना, और उसको सही कैसे किया जा सकता है, उसको सही करने का एक तरीका आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और यही चीज सेकंड डिडक्शन की ओर हमें लेके जाती है। सेकंड डिडक्शन ये है कि अगर हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में, सेल्फ सफिशिएंसी इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इज एन इनएस्केपेबल इंपेरेटिव। अगर हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी में, तो हमें डिफेंस सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट होना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। दिस वुड अफोर्ड रिक्वायर्ड डिटरेंस टू प्रिवेंट वॉर। देखो, इससे दो चीजें होंगी, पहले कोई हमसे आके वॉर नहीं करेगा, क्योंकि सबको डर रहेगा कि एक तो मिलिट्री माइट, ऊपर से एक तो न्यूक्लियर माइट, उसके बाद से जबरदस्त
इसका इंटरनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वेपनरी का, ठीक है, मतलब ये जो क्या हो जाएगा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा डिफेंस सेक्टर में, ये कंट्री डिफेंस सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट है तो कोई भी आपसे बिना मतलब का लड़ेगा नहीं, और अगर लड़ता है बाय द वे, ठीक है, कोई एडवेंचरिज्म होता है तो आप जवाब देने में सक्षम होंगे, तो ये बात हो रहा है। तो सेकंड डिडक्शन ये, तो पहला डिडक्शन क्या था, पहला डिडक्शन ये था कि यूक्रेन अकेला है और भारत को इससे सीख, भारत तो अपनी सीख ले चुका है और जापान, साउथ कोरिया, ताइवान को भी सीख लेनी चाहिए। दूसरा डिडक्शन क्या है कि अगर हमें नेशनल सिक्योरिटी के मामले में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए तो हमें डिफेंस सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट होना होगा, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बताया आर्म्स फ्रॉम वेस्ट टू, हमने वेस्ट जैसे ही 1991 की क्राइसिस हुई यूएसएसआर की, ठीक है, उसके बाद से हमने पूरे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद से हमने पूरे वर्ल्ड से जो है आर्म्स वगैरह मैन्युफैक्चर परचेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन इससे एक बात पता चलता है कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं ना लोगों पर, ठीक है। अब सबको पता है हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। आज हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है। It is said that it was misfired on Pakistan. They don't know about that missile. They cannot claim it is a BrahMos. But say हमने कोई ऐसा मिसाइल फायर किया था जो हमने रशिया से खरीदा या वेस्ट से खरीदा और सेम मिसाइल अपोजिट नेशन के पास भी, तो वो डिटरेंट का काम ही नहीं करेगा क्योंकि दोनों के पास बराबर है, ठीक है। पावर हमेशा एसिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक पावर का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा तो वही सब है, सब मशीन्स वगैरह के बारे में बताया गया है और कैसे यूएस के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया है जो कि एक डीमन की तरह काम कर सकता है। और लास्ट में उन्होंने बताया है यूक्रेन प्रूव्स दैट हार्ड पावर डिक्टेट्स टर्म इन जियोपॉलिटिक्स। यूक्रेन इंसिडेंस क्या प्रूव करेगा, हार्ड पावर ही जियोपॉलिटिक्स में काम आता है, सॉफ्ट पावर नहीं काम आता है, ठीक है। डिक्टेट करता है जियोपॉलिटिक्स और उस हार्ड पावर के डिक्टेशन को जस्टिफिकेशन सॉफ्ट पावर से मिलता है, ठीक है। ग्रीक्स ने तो ये बात 5वीं शताब्दी में मतलब ईसापुर 5वीं शताब्दी ईसापुर में ही जानी थी और अब भी हमें समझना होगा ये बात कि और हमें भी ये बात आज के डेट में समझना होगा, ठीक है। और आत्मनिर्भर भारत जो है इस चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, ठीक है। और इसीलिए ऑथर का कहना है इसीलिए हमें इस पे नेशनल फोकस के तहत काम करना चाहिए रिन्यूड एंड के साथ, ठीक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पा सके। बहुत अच्छा आर्टिकल है, समझा रहा है, समझने के लिए कैसे हमारा सेक्टर कैसे क्या हमारी कमजोरी है डिफेंस में और कैसे हम उसे और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीधा बढ़ते हैं न्यू डील की तरफ। एनी डील इन ईरान डील विल डिपेंड सिक्योरिटी क्राइसिस इन वेस्ट एशिया। देखो रशिया क्या बोल रहा है कि सैंक्शन लगने के बाद भी जो है हमको रिटर्न में चाहिए कि हमारे ईरान डील से और फ्यूचर ट्रेड में आप लोग कोई तंग नहीं करेंगे। इसके चलते क्या हुआ है JCPOA, ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्टेलमेट पे चला गया है, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि रशिया भी एक सिग्नेटरी है JCPOA का, क्योंकि रशिया ये क्या है P5 का मेंबर है रशिया, तो रशिया भी इसका सिग्नेटरी होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Removing sanctions on Iran and letting Iran oil enter global market to ease oil and gas prices, which was set up short up after Russian attack on Ukraine. गैस और ऑयल प्राइसेस बढ़ी गई है तो सब क्या होगा, उसके चलते अगर ईरान का ऑयल मार्केट में आ जाता है तो उसके चलते क्या होगा, प्राइसेस कुछ डाउन होंगी, ठीक है। ये बोल रहा है इसीलिए क्या चाहता है वेस्ट की जल्दी से जल्दी ये डील पूरा हो जाए, जिससे दो फायदा मिलेगा वेस्ट को, एक तो ईरान डीन्यूक्लियराइज हो जाएगा और दूसरा जो है ईरान की ऑयल मार्केट में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन रशिया की बिना, जैसे कि मैंने कहा, ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ओरिजिनल सिग्नेटरी है JCPOA का और मेंबर है जॉइंट कमीशन ऑन सुपरविजन ऑफ ईरान कंप्लायंस, ठीक है। रशिया इज आल्सो रिक्वायर्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ ईरान एक्सेस इन रिच यूरेनियम एंड वर्क विद तेहरान टू टर्न इट्स फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट इनटू रिसर्च फैसिलिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इसका, ये रशिया का USP है जिसके कारण ये डील रशिया के बिना पूरा हो नहीं सकता है, ठीक है। और एक बात और है कि क्या ईरान और चाइना अपने दोस्त रशिया को छोड़ेंगे, अगर वेस्ट चाहेगा भी तो वो प्रॉब्लम है। तेहरान इज अनलाइकली टू ignore the sensitivity of Russian ally and reach an agreement with the US, whose exit scuttle the original deal, ठीक है। तब क्यों ईरान जो है रशिया को छोड़े और यूएस के साथ जाए, जबकि यूएस पहले भी रशिया को छोड़ ईरान को बीच में ही छोड़ के भाग गया था ये JCPOA से, यूनिलैटरली चला गया था किस समय, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के समय, ठीक है। द फर्दर डिले इन टोटल कोलैप्स or a total collapse of Iran deal will not only deepen security crisis in West Asia but also pressure on global oil and gas field. Obviously अगर ईरान डील ये JCPOA फुलफिल नहीं होता या फिर ये कोलैप्स कर जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, ईरान न्यूक्लियराइज हो जाएगा और वेस्ट एशिया का न्यूक्लियराइजेशन का खतरा रहेगा। दूसरा क्या होगा, ये ग्लोबल ऑयल और गैस प्राइसेस पे भी बहुत खराब, बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा, उससे जब ऑयल महंगा होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऑलरेडी पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है और उसके बाद फिर और इन्फ्लेशन बढ़ना वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाइना बैक्स पाकिस्तान कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली वी न्यू दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। व्हाई? बिकॉज़ चाइना Pakistan axis is growing, ठीक है, axis is growing, we know this, and why it is growing? Obviously to counter India। हमारे प्यारे भारत को ये सब काउंटर करना चाहता है पर बहुत मुश्किल है, ये संभव ही नहीं है इनके काउंटर कर पाना। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट दैट थिंग दैट विल बी काउंटर्ड बाय एनीवन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नाम तो नहीं लिया है इन्होंने, बोला है कि दोनों को आपस में कर लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को समर्थन दिया, ठीक है। 19,000 करोड़ रुपया अफॉरेस्टेशन प्लान लॉन्च किया गया है, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। यहाँ देख लेते सीधा इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका दे वुड हेल्प टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, रिड्यूस सेडिमेंटेशन, जनरेट इनकम 449 करोड़ इनकम फ्रॉम नॉन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज वेल एज प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कौन कौन सा रिवर है? झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज,
ठीक है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तो ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया आर हियर। ठीक है, और देख लेते हैं 13 मेजर रिवर्स है ये। ठीक है, में ट्री प्लांटेशन किया जाएगा इससे, इसके अलावा कुछ और नहीं है, आप देख लीजिए एक बार। 32 न्यू रोड बिल्ड अलॉन्ग चाइना बॉर्डर। ऑब्वियसली वी आर बिल्डिंग रोड्स अलॉन्ग चाइना बॉर्डर, वाई सो दैट दो चीजें होंगी इससे। एक तो वहाँ का मेन स्ट्रीम हो जाएगा पॉपुलेशन, मेन स्ट्रीमिंग वाटर पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होता है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हुआ तो वहाँ का पॉपुलेशन मेन स्ट्रीम होगा। और ये हमारा स्ट्रैटेजिक नीड भी है, स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल नीड है, कल नीड है। ठीक है, एक तो स्ट्रैटेजिक क्यों, लॉन्ग टर्म में टैक्टिकल, किसी पॉइंट पे अगर वो मान लो हमें टैंक लेके जाना होगा चाइना बॉर्डर पे, तो टैक्टिकल नीड है, वो हमारी तुरंत वहाँ पहुंच जाएंगे या फिर एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सिक्स लॉज ऑन राइट ऑफ फॉरेनर्स, एक ये राइट है, देखिए यहाँ पे फॉरेनर्स राइट टू अप्रोच लोकल कोर्ट फॉर रिलीफ आफ्टर वायलेशन ऑफ वीजा कंडीशन। वीजा कंडीशन का वायलेशन का क्या है, फॉरेनर लोकल कोर्ट जा सके, इसके लिए सेंटर जो है एक लॉ बनाने के लिए बात किया है, और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, टू हेल्प डोमिनिक। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सामने रखा है कोर्ट के, व्हेन अ कंट्री इशूज अ वीजा एंड देयर इज अ वायलेशन ऑफ वीजा कंडीशन, व्हेन आर्टिकल 19 इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेनर्स, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ राइट टू अप्रोच द लोकल कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 19 नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेनर। आप मुझे बताएंगे कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, यूनिवर्सल मींस एप्लीकेबल टू एवरीवन, ठीक है, और कौन सा ओनली फॉर इंडियंस है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, और तो इस केस में जब आर्टिकल 19 नहीं है उनके पास और वीजा वायलेशन हो गया है, तो फिर वो किस तरह से कोर्ट के पास जा सकते हैं, इसी को रिलेटेड ये पूरा मैटर है। ये धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, हम लोग देखेंगे समय के साथ कैसे अनफोल्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंसरशिप एक डेटा ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए, इशू पोर्ट्रे कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है, कमिटी ऑन होम अफेयर्स, आप बताएं ये ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन होम अफेयर्स ने बोला है कि सेंसरशिप एक डेटा नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा इतना पॉपुलेशन डेंसिटी है, इतना अर्बन पॉपुलेशन है, इतना रूरल पॉपुलेशन है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये सब नहीं सिर्फ होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ इतने लैंग्वेजेस है, सेक्टर सेक्टर, ये पोर्ट्रे करना चाहिए हमारे कल्चर को और सोसाइटी को, किस तरह से हमारा ये लैंग्वेज ही है, जैसे तो किस तरह से लैंग्वेज चेंज होता है ओवर द ज्योग्राफी, क्या ज्योग्राफी सोसाइटी को किस तरह से मेंटेन कराती है, किस तरह से करती है, डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन फिगर्स है वो कैसे वहाँ की ज्योग्राफी उसे अफेक्ट करती है। ठीक है, ये सब बताना चाहिए, कल्चर ज्योग्राफी सोसाइटी प्लस हिस्ट्री का जो इंट्रिकेट लिंकेज है, एक लिंकेज है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करें, इसको ये उभर के आना चाहिए सेंसस से, ना कि सिर्फ एक लिस्ट ऑफ डेटा मिल जाए और हम बैठ के उसे जो है एनालाइज करते रहे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो डिक्लाइन बाय 10 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है। देखो 2014-16 वेट हियर इट इज, यस, देखो एमएमआर फ्रॉम 113 2014-16, 2014 से 16 में कितना था 130, फिर 2015 से 17 में 132, 15-17 में इट वाज व्हाट 113 और 103, तो 113 103। ठीक है, ये वाला अभी जो निकला है, तो ऐसे देखो घट रहा है ना, इट इज डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आते हैं, तो अभी कितना हो गया है, एज फॉलोइंग टू 103, ये याद रखने वाली बात है। तो इसी हिसाब से हम लोग जो है एसडीजी का टारगेट, दो टारगेट से पहले देख लेते हैं। एनएचपी नेशनल हेल्थ पॉलिसी की टारगेट कितना है 100 पर लाख, ठीक है, एमएमआर। ठीक है, और एसडीजी की टारगेट कितना है 70 पर लाख। ये कब तक करना है, ये 2020 तक करना है, ये 2030 तक करना है। ये तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अचीव हो गया होगा, और ये वी आर इन द लाइन टू अचीव दिस। ठीक है, 7 ने तो ये गोल कब का अचीव करके पार कर दिया है। ठीक है, कुछ जो है देयर आर 9 स्टेट्स दैट हैव अचीव्ड एमएमआर टारगेट सेट बाय नेशनल, ठीक है, हरियाणा ये नेशनल एनएचपी के अंदर में आ गए ये सब, और 7 स्टेट जो उन्होंने तो एसडीजी ही पार कर दिया है। कुछ स्टेट हैं जो कि 100 और 150 के बीच में, कुछ स्टेट जो 150 से प्लस है। बिहार स्टेट 130 पे है, ठीक है, उत्तर प्रदेश 167 पे, बस यही सब चीज में है इंपॉर्टेंट। ईरान फॉरेन मिनिस्टर हेड्स मॉस्को टू टॉक फॉर न्यूक्लियर टॉक्स, ठीक है, ये वही वो आर्टिकल जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उससे रिलेटेड इसे आप एक बार पढ़ लीजिए। सिर्फ गए देखते हैं न्यूज़ कैसे अनफोल्ड होता है, जैसे वहाँ जाके क्या नेगोशिएशन करते हैं, उस हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ग्रोस टू 25%, मतलब एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, ठीक है, ये टर्म जानने वाली थी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक बार रिवाइज कर लें, सहूलियत होगी आपको। ठीक है, ये 2 बार आ गया न्यूज़, कोई बात नहीं। इंडिया रेडी टू रिलीज मोर ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, इंडिया जो है रेडी क्या है, देखो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, अगर हैं तो हम क्यों नहीं यूज करते हैं, क्यों बाहर से मंगवाते नहीं। ये दूसरी चीज, हमने जो है कुछ स्टोरेज करके रखा है ऑयल का, ठीक है, क्यों ऑयल का स्टोरेज करके रखा है, ताकि जब हायर अनसर्टेनिटी हो ऑयल मार्केट में, जैसे कि अभी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टोरेज से ऑयल रिलीज करके अनसर्टेनिटी को कम कर देंगे। ठीक है, और जब सर्टेन हो जाएगा मार्केट, ठीक है, सर्टेन हो जाएगा मार्केट, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस ऑयल स्टोरेज में भेज देंगे। तो स्टोरेज क्या है, हमारे पास एक बैंक ऑफ ऑयल है, ठीक है, जैसे, और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से हम लोग सप्लाई और इसको फिल करते हैं। ठीक है, ये इसमें कंसेप्ट, आगे आप पढ़ लें, इसमें कुछ है नहीं खास। द स्टोरेज ऑफ सर्ज
इन ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस, ऑब्वियसली हमें पता है कि रशिया के और यूक्रेन वॉर से क्या हो रहा है, सर्ज हो गया प्राइस, पढ़ लेते हैं। रशिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड एंड ऑयल प्रोडक्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, ऑल्सो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस एंड सप्लाइज टू ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ द गैस कंज्यूम्ड इन यूरोप। तो यूरोप में बहुत बड़ा प्लेयर है, एक तिहाई मतलब 33% इसका कंट्रीब्यूशन इसमें, वर्ल्ड में भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड एंड ऑयल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। जो बाइडेन ने जो है रशिया पे सैंक्शंस लगाए ऑयल इंपोर्ट वगैरह, क्योंकि रशियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है ऑयल इंपोर्ट, तो वो कोशिश ऑयल मतलब एनर्जी सेक्टर रशियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है, तो उस पर कर्व करने की कोशिश की गई है। दे आर बैनिंग द इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सेट्रा। यूके आल्सो अनाउंस्ड द सेम थिंग, to however the rest of Europe and China are not joining this import ban. You see, Europe cannot do this because Europe energy is dependent on Russia, so they cannot do that, and China will not do that because of its political certainties, okay, political alignment with Russia, ठीक है। Oil prices are about 40% higher since the start of 2022 and have climbed sharply since Russia invasion of Ukraine to above 100. It is above $100 per barrel. You understand? It is a very high cost. ठीक है, and the last one is closer look at man portable air defense system. It is nothing that you are a man here standing, you have a bazooka kind of thing, okay. It is the MPADS, okay, and here is a helicopter, say, ठीक है, it is going, you shot it down, you can shot it down by this. So this is what, this is land slash surface to air, okay, you understand? So just need it, a short range, lightweight and portable air surface to air missile that can be fired by individual or small group to destroy aircraft and helicopter. They were introduced by US and Soviet in 1960s, but now they have been taken up by the non-state actor, and they use them during civil wars and other high intensity conflict. There are risks involved in this weapon transfer. Ukraine, look, Ukraine is believed to have one of the largest arm trafficking market in Europe, okay. So Ukraine is what, largest, one of the largest, okay, arm trafficking market in Europe. So with this, obviously we come to end of this analysis, and before, मुझे आशा है कि आप सबको यह एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई है तो कृपया करें इसे एक लाइक दें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी बहुत मदद होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अच्छे से प्रिपेयर करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।